हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर्स और इसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको जिससे कि इजी हो जाएगा हमें एग्ज़ाम में पहचानना आंसर। ओके एंड इस चैप्टर में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ को कैसे इजी बना देती है। ओके तो क्या क्या रोल्स हैं पॉलीमर के और क्या क्या चीज़ें उससे बनाई जा सकती हैं। तो अगर हम देखेंगे कि हमारे अराउंड कहीं भी देखेंगे तो हर चीज़ में क्या है, केमिस्ट्री ही लगती है। मतलब चारों तरफ हमारे साइंस ही साइंस है। ठीक है, हर एक चीज़, हर एक प्रोसेसिंग, हर एक मैकेनिज्म में साइंस है। ओके तो हम यही पढ़ने वाले चैप्टर में, तो देरी ना करके स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, लेट्स डू इट। सो यहाँ पे वही सब बताया रखा है। ठीक है, कि हमारी लाइफ को कैसे ईजी बना दिया है पॉलीमर ने, ये सब ही हम इसमें पढ़ेंगे और अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आएंगी। सो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि देखो पॉलीमर का यूज़ हम कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चर प्लास्टिक बकेट्स कप, है ना, और क्या लिखा है, सॉसर्स, यस, एंड चिल्ड्रंस टॉय एंड पैकेजिंग बैग्स। मतलब कि जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो हम यूज़फुल चीज़ें हम बना लेते हैं इसके थ्रू, जैसे कि टायर्स हो गए, गियर्स हो गए, सील्स हो गई, है ना, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए। मतलब कि कहीं भी देख लो तो हर चीज़ में क्या आ गया, पॉलीमर ही आ गया है। फाइन, तो ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो द वर्ड पॉलीमर इज़ कॉइन्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। पहला है पॉली, मीन्स इसका मतलब होता है पहला है पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब ज़्यादा। ठीक है, एंड उसके बाद आता है मर, मर मीन्स यूनिट और पार्ट। ठीक है, तो द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। कितना होना चाहिए, 10⁻³ to 10⁻7 U। ठीक है, दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो अब जब ये बड़े हैं तो इनको हम मैक्रो ही बोलेंगे ना, तो माइक्रो तो बोल नहीं सकते हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ रिपीटेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब कि माइक्रो माइक्रो को हम मिलाते गए। ठीक है, माइक्रो प्लस माइक्रो क्या बना लेगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेगा, दैट इज़ मैक्रो, और उसे हम बोलेंगे पॉलीमर। फाइन, तो पॉलीमर, ठीक है ना, मोनोमर को मिला के बनेगा पॉलीमर। तो यही सब है। ठीक है, सो डिराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स नोन एज मोनोमर। ठीक है, मोनोमर या माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड आर लिंक टू ईच अदर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज रिपीटेटिव मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर को बनाने के लिए हम मोनोमर को जोड़ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ पॉलीमराइजेशन। फाइन, ठीक है, अब आ जाएंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो इसमें नीचे एक रिएक्शन दी हुई थी, वो दी नहीं है इन्होंने, है ना, चलो वो तो बाद में भी आगे भी वो रिएक्शन आ जाएगी, तब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। फाइन, देर आर सेवरल वे टू क्लासिफिकेशन, ये सब छोड़ो, सबसे पहले देखेंगे हम नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, तो क्या दे रखा है, नेचुरल पॉलीमर दे रखा है। नेचुरल कैसे, जो कि हमको प्लांट्स के थ्रू मिलेंगे या एनिमल्स के थ्रू मिलेंगे, वो हो जाएंगे नेचुरल पॉलीमर, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, एंड सम रेजिन एंड रबर। रबर भी तो प्लांट्स के थ्रू निकलती है ना, सो दैट इज़ नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जैसे कि सेलुलोज डिराइव्ड एज सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, सेलुलोज को डिराइव करते हैं सेलुलोज एसीटेट, एंड उसे सेलुलोज एसीटेट को क्या बोलते हैं, रायोन बोलते हैं। ठीक है, एंड सेलुलोज नाइट्रेट निकालते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेमी सिंथेटिक है। फाइन, मतलब कि नेचुरल से बनाया जा रहा है, तो वो हो जाएगा सेमी सिंथेटिक। ठीक है, एंड आ जाते हैं लास्ट में इज सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, जो हम बनाएंगे, खुद बनाएंगे, दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर। अ वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर एज प्लास्टिक, पॉलीथीन। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, नायलॉन 6 एंड सिंथेटिक रबर्स गुना एस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड पॉलीमर। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर में क्या आ जाएंगे, मैन मेड पॉलीमर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये सब इतना हो गया। फाइन, अब हम आ जाते हैं आगे, क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बीच वाला छोड़ दिया है कुछ, है ना, स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रखा था। अच्छा ठीक है, इसमें नहीं दिया है शायद से, हाँ रिएक्शन ही नहीं दिए। चलो हम यहाँ देखते हैं, ये खाली स्पेस है थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि क्या रह गया था। ठीक है ना, वो भी इसमें स्ट्रक्चर बता रखे हैं। तो हम अगर स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखेंगे ना, तो पॉलीमर्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट अगर हम देखेंगे, सबसे पहला पार्ट, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हो जाता है लीनियर पॉलीमर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, ये लीनियर पॉलीमर है। ठीक है, तो लीनियर पॉलीमर में क्या होता है, मतलब ये स्ट्रेट चेन बनाते हैं लाइक दिस, ये चेन्स हैं,
तो ये कुछ ऐसी चेन्स बना लेते हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम लीनियर पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। और और इनके एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो इनके एग्जांपल्स क्या होता है, आप भी बताओ गाइस, ये तो दिया नहीं हुआ उसमें, ठीक है, तो आपको याद होगा, इतना तो याद होना चाहिए। चलिए छोड़िए, तो इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आप खुद सोचिए लीनियर है तो क्या होंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो जाएगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। एंड अगर दूसरा वाला देखेंगे ना तो ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा वाला, तो हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, तो दूसरा हमारा हो जाएगा दैट इज़, बताओ जल्दी। अब हमने देख लिया लीनियर, सेकेंड वन इज़ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ठीक है, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, चेन पॉलीमर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्रांच चेन ही समझ में आ रहा है कि ब्रांच चेन होगी, कुछ ऐसा है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, मतलब कि ब्रांचिंग सी होती है बीच में, ठीक है, मतलब चेन टाइप स्ट्रक्चर होता है यूँ करके कुछ ऐसा, एंड बीच में थोड़ा सा रफली होता है और कुछ नहीं, ठीक है, मतलब कि तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है देखा जाए तो, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था लीनियर का मतलब क्या है, बिल्कुल लाइनिंग थी उसमें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, तो इसीलिए उसका एग्जांपल था हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसमें देखो थोड़ी सी ये थोड़ा सा बीच में गड़बड़ी है ना, तो इसीलिए हम क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमें थोड़ा सा सोचना है कॉमन सेंस के साथ, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। समझ में आ गया, क्योंकि इनके बीच में क्या मिल रही है, थोड़ी सी हमें ब्रांचेस मिल रही हैं, तो खुद ही सोचो ब्रांचेस थोड़ा सा उसको थोड़ा सा वीक तो बना ही देंगी ना। एंड अब चलते हैं लास्ट वन, तो लास्ट वन क्या है, तो हमारा थर्ड वाला आ जाता है, इसके भी एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, तो ये हो जाता है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क पॉलीमर। तो ये भी समझ में ही आ रहा है ना, मतलब कि इसमें भी बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है ही, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि हमने पहले देखा, उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें ब्रांचेज़ हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ ब्रांचेज़ इसमें काफ़ी हैं, ठीक है। ऐसे करके मान लो कि ब्रांचेज़ ही ब्रांचेज़ हैं इसमें, ठीक है, तो खुद ही सोच लो, ठीक है ना, ये उन सबसे वीक है, फाइन। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। अगर आपको ये चैप्टर याद करना है ना, तो कम से कम इसे भाई 6 से 7 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके याद होता है ये चैप्टर, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मतलब इतना इजी चैप्टर आप छोड़ भी नहीं सकते इसको, क्योंकि हमें 4 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ते जाओगे आप, जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आएगा, सेकंड टाइम पढ़ोगे आपको मज़ा आएगा, थोड़ा सा देखोगे कुछ नई चीज़ मिल गई, थर्ड टाइम मिलोगे तब भी नई चीज़ मिलेगी, और आप जितनी बार पढ़ोगे ना इसमें से कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गए बेकेलाइट एंड मेलामाइन। और बात इसमें एक और बात होती है, कैसे होते हैं, बाई फंक्शनल होते हैं, ठीक है, और ट्राई फंक्शनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कैसे हैं, ये बाई फंक्शनल हैं, ठीक है, एंड ट्राई फंक्शनल भी होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ये, चलिए हमने इतना ख़त्म कर दिया है, अब चलते हैं आगे क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। किधर गया, ये हो गया था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यस। तो यहाँ पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एक क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, अरे ये तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी नहीं दिया है, तो क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं था। तो क्लासिफिकेशन में क्या था, एक मिनट इसे छोटा कर देते हैं पहले, तो बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में बता रखे थे 2 टाइप के पॉलीमर बता रखे थे, चलो इसे भी थोड़ा सा रफली हम देख लेते हैं कहीं पे। अच्छा चलो यहाँ देखते हैं, इसे हटाओ, मेरे को सही PDF मिला नहीं, कोई बात नहीं, चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन वो भी किस पे, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहला आ जाता है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में बात हो रही है कि हम क्या करेंगे, जोड़ रहे होंगे मोनोमर्स को, ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है। एडिशन पॉलीमर्स में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम इथीन लेंगे और बना लेंगे पॉलीथीन, जो कि हम
नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इथीन ले लेंगे और भी इथीन ले लेंगे और भी इथीन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पॉलीथीन, ठीक है। तो ये और ये क्या है, ये होमोपॉलीमर है। तो यही था बस इसमें, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ठीक है ना, अरे हट गया, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया है। अब एडिशन पॉलीमर की बात करेंगे तो इसके दो एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि कोपॉलीमर्स के दो एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। कोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, एडिशन कराया जा रहा है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराई जा रही है दो डिफरेंट मोनोमर्स को मिला के, तो उसे बोलेंगे हम कोपॉलीमर। और ये भी किस में आता है, एडिशन पॉलीमर में आ रहा है, क्योंकि हम एडिशन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, ओके। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, फाइन। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे आ जाते हैं। तो दूसरे वाले का एग्जाम्पल दूसरा क्या था, कंडेंसेशन पॉलीमर। और इसमें दूंगी मैं आपको ट्रिक, ठीक है। ये हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ओके। तो देखो अब इसमें क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, ये पहली बात तो बाई फंक्शनल है, ट्राई फंक्शनल होते हैं। और अभी हमने पीछे बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल क्या पढ़ा था, ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये कैसे हैं, बाई फंक्शनल हैं, ठीक है, एंड कैसे हैं, ट्राई फंक्शनल हैं, ओके। तो बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल हो गए, ठीक है। और क्या, आप क्या करेंगे, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जांपल्स हैं, पहले मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ कि क्या क्या होंगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, एग्जांपल्स देखेंगे हम। एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा टेरिलिन, टेरिलिन का दूसरा नाम क्या है, डेक्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेरिलिन, डेक्रॉन, या फिर हो जाएगा नायलॉन 66, नायलॉन 66, ठीक है। और साथ ही साथ नायलॉन 6 वाला भी होगा, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 अलग अलग है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इसकी ट्रिक, ओके। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत ईजी है। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी ईजी, कॉन्ट, ये मुझे याद भी रहता है हमेशा, ठीक है। तो कॉन्ट से क्या हो जाएगा, कॉन्ट से हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर, फाइन। और एन से क्या हो जाएगा, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 66, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6, ओके। एंड टी से हमारा बच गया, दैट इज़ टायरिलिन या टेरिलिन, जो भी आप बोलेंगे इसे टेरिलिन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टेरिलिन का दूसरा नाम क्या है, दैट इज़ डेक्रॉन, ओके। तो ये समझ में आ गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, अब नायलॉन 66 की बात हो रही है, तो नायलॉन 66 कैसे बनता है, तो नायलॉन 66 फॉर्म होता है किस किस की रिएक्शन कराने पे, हम रिएक्शन कराएंगे हेक्सामेथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड। तो किसकी रिएक्शन करेंगे, हेक्सामेथाइलिन डायमाइन, ठीक है, प्लस एडिपिक एसिड। ये मतलब बहुत ईजी है, ये रटा होना चाहिए आपको। एडिपिक एसिड से बना लेंगे हम, क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा नायलॉन 6, ओके। तो बस नहीं, तो इतना था, ठीक है। तो ये छोड़ दिया था इन लोगों ने, अभी हम देखेंगे आगे। चलिए अब चलते हैं हम, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अरे क्या है ये, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ गया है, इसमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा अलग अलग सा है। अच्छा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अरे यहाँ पे दे तो रखा था ये, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये सब दे रखा था। कंडेंसेशन पॉलीम, हाँ ये देखो, नहीं ये तो टेरिलिन एंड डेक्रॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे। अरे मुझे लगता है मेरी एनसीईआरटी ना पुरानी वाली है, तो ये नई वाली एनसीईआरटी में कुछ तो डिफरेंट दे रखा है, तो छोड़ो। टेफ्लॉन वेफ्लॉन कहाँ से आ गए यहाँ पे। हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, उसके बाद में पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, एक मिनट मुझे देख लेने दो थोड़ा सा। देखो अभी हम आगे से देखेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पढ़ के देखती हूँ इसे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व द रिपीटेटिव कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेशन होते ही जा रहा है। और ये कैसे हैं, बाई फंक्शन टाइप फंक्शन, वही लिखा हुआ है वैसे तो, है ना। तो मैंने बता दिया था स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं इसे, ठीक है ना। एंड देखो अब यहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर बताया था ना, इसमें अब इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर बताया गया है। इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाएंगे हम किसके साथ, टरपिथैलिक एसिड या पिथैलिक एसिड जो भी बोलेंगे, तो यहाँ पे बनेगा टेरिलिन एंड डेक्रोन बनेगा, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बस इतना याद कर लो, ज़्यादा ये रटने का जरूरत नहीं है, बट हाँ आ सकता है स्ट्रक्चर, तो आपको ये याद है तो क्या, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और उसके बाद आ जाएंगे सम इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अच्छा ये अलग अलग से दे भी दिया है इन्होंने। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नायलॉन 6 तो हमने देख लिया था, है ना। तो क्या बनना है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ठीक है, प्लस एडिपिक एसिड के साथ में, ठीक है, बन रहा है ये। देखो ये रहा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड के साथ क्या बना है, नायलॉन 6 बन रहा है रिएक्शन में, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में नायलॉन 6 के बारे में भी दिया हुआ है। तो नायलॉन 6 इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग कोप्रोलैक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर। ये देखो, अरे ये पुरानी में नहीं दिया है, देखो कोप्रोलैक्टम को हमने हीट किया और क्या बन गया है, नायलॉन 6 बन गया है, ठीक है। अब इसमें दिया, ये भी दिया, नायलॉन 6 इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, कॉर्ड, फैब्रिक एंड रोप्स बनाने के काम आता है नायलॉन 6, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉलीएस्टर पे आ जाते हैं। सो polyester, these are polycondensation product of carboxylic acid and diols. Dacron and tyrrolene is best known example of polyester, ठीक है। manufactured by heating mixture of ethylene glycol and phthalic acid, कितने पे, 420 से 460 केल्विन पे, याद भी नहीं करना है ये, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक, हाँ ये याद करना है कि किसकी प्रेजेंस में हमने बनाया, दैट इज़ जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटलिस्ट का यूज़ किया था हमने, तो इसे याद कर लो, ठीक है। कैटलिस्ट दिया हुआ है। एज पर द रिएक्शन गिवन ईदर डेक्रोन फाइबर टेरिलिन इज क्रिएज रेजिस्टेंस टू यूज द ब्लेंडिंग विथ कॉटन एंड वूल। पॉलीएस्टर्स का यूज़ करेंगे देखो वूल फाइबर्स बनाने के लिए, ठीक है ना, ये सब। एंड ऑल्सो ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल, ठीक है। सेफ्टी हेलमेट्स भी बनाते हैं इनके थ्रू, ठीक है। मतलब कि डैक्रॉन के थ्रू क्या बनाएंगे हम, हेलमेट्स बना सकते हैं एंड फाइबर्स, वूल फाइबर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। बेकेलाइट के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। नोवालैक से क्या बनता है, पेंट बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि नोवालैक से क्या बनता है, पेंट बनता है। अभी बीच में नोवालैक थोड़ा सा महंगा हो गया था, या फिर अभी भी चल रहा होगा, तो पेंट इस टाइम पर महंगा है, ठीक है। एंड फॉर्मल्डिहाइड, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले तो हम, देखो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर कैसे हैं, ओल्ड मतलब पुराने तरीके से ऐसे बनाया जाता था पॉलीमर, तो वही है, ठीक है। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, कैसे ऑब्टेन होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। वो भी ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईदर एसिड और बेस कैटलिस्ट, मतलब एसिड बेस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना लेंगे हम, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की बात हो रही है ना। तो द रिएक्शन स्टार्ट विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ठीक है, डेरिवेटिव्स which further reacts with phenol to form compound having rings joined to each other CH2 group. The initial product will be linear product, ठीक है, जैसे कि नोवालैक। तो अगर लीनियर प्रोडक्ट बनना है वो क्या है, नोवालैक। ये देखो नोवालैक क्रिएट हो गया, हमने मतलब कि मिला दिया इनको, फिर उसके बाद में और रिपीटिंग स्ट्रक्चर लगा दिए, बट ये लीनियर है, ठीक है। इसमें ना ऊपर से कोई ब्रांच नहीं जुड़ी हुई है, बट ये लीनियर है, तो ये हो जाएगा नोवालैक, ठीक है। नोवालैक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म an infusible solid mass called बेकेलाइट, ठीक है। इट इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। बेकेलाइट कैसा है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, विच कैन नॉट बी रीयूज, ठीक, इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेकेलाइट इज़, अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्रॉस लिंकिंग और लीनियर चेन ऑफ द पॉलीमर, मतलब कि नोवालैक मतलब कि क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है ये, ठीक है। बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्या,
कॉम्स कंघे बनाने के लिए, ठीक है, एंड फोनोग्राफ में रिकॉर्ड्स, ठीक है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स एंड पुराने टाइप वाले होते थे ना वो चीज़, एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स, और ये सब चीज़ें बनाने के काम आता है, ठीक है। अब देखो वो था रिपीटिंग, अगर हम इतना इतना निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, नोवालैक हो जाएगा। और ये अगर पूरा मतलब स्ट्रक्चर हमने फिर से मतलब अभी से भी आगे पीछे भी चेन लगा देंगे, दैट इज़ बेकेलाइट, ठीक है। सब जगह ब्रांचिंग हो रही है, वो हो जाएगा बेकेलाइट, ओके। अब आ जाते हैं मेलेमाइन पे। मेलेमाइन formaldehyde polymer. Melamine formaldehyde polymer is formed by the condensation polymerization of melamine and formaldehyde. melamine और formaldehyde को साथ में रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, melamine formaldehyde polymer, that is resin, ठीक है। रेजिन इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनना है, रेजिन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बन जाता है मेलेमाइन पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। और इसका काम होता है, मेलेमाइन क्या बनाता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाता है, ठीक है, क्रॉकरी बनाने के काम आता है मेलेमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये सब दे रखा है, छोड़ो इसे। अब देखेंगे हम कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है। कोपॉलीमराइजेशन, copolymerization is a polymerization reaction in which mixture more than monomeric species are not is allowed to polymerize and form copolymer. The copolymer can be made not only chain growth polymerization but step growth polymerization also contain blah blah blah, ठीक है। देखो ये सब छोड़ो, वो कुछ नहीं आना है ऊपर वाला। 1,3-ब्यूटाडीन, इनको हमने स्टायरीन के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे बन जाता है ब्यूटाडाइन, दैट इज़ स्टायरीन को पॉलीमर। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसे याद कर लेना है। 1,3-ब्यूटाडीन को स्टायरीन के साथ मिलाएंगे तो ब्यूटाडाइन बन जाएगा ना, स्टायरीन पॉलीमर बनेगा ना, बहुत ईजी है, ठीक है। को पॉलीमर हैव प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द होम पॉलीमर, होमो पॉलीमर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल, ब्यूटाडीन स्टायरीन पॉलीमर इज़ क्वाइट टफ एंड a good substitute to natural rubber, ठीक है। इट इज़ यूज द मैन्युफैक्चर ऑटो टायर्स बनाते हैं, ठीक है, फ्लोर टाइल्स एंड फुटवियर, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, कंपोनेंट ये सब बनाते हैं। केबल इंसुलेशंस मतलब केबल इंसुलेशंस एंड टायर्स वगैरह बनाते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं रबर पे। रबर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल रबर। सो रबर इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, रबर कैसा है, नेचर से निकाला जाता है, ठीक है। पॉसेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, रबर की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबको पता है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमेरिक पॉलीमर, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से इसे बोलते हैं इलास्टोमेरिक पॉलीमर। इन द इलास्टोमेरिक पॉलीमर द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द बीक, सोचो ये यहाँ पे सोचना नहीं है, मतलब कि याद कर लेना है इसे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, बीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं इनके साथ, ठीक है ना। दीज बीक बाइंडिंग फोर्स परमिट टू पॉलीमर टू बी स्ट्रेच्ड, ठीक है। और ये जो बीक बॉन्डिंग होती है ना, जैसे कि एक मोनोमर ये रहा, एक मोनोमर ये रहा, एंड एक मोनोमर ये रहा। अब यहाँ पे ना एक बीच में एक बॉन्ड बना दिया गया है जो कैसा है, ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, बट ये कैसा है, वीक है। तो वीक है ये, तो थोड़ा सा वीक है, तो यही इसे स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इजीली स्ट्रेच हो पाते हैं, फाइन। सो अ फ्यू क्रॉस लिंक्ड आर इंट्रोड्यूस बिटवीन द चेन्स, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। दीज हेल्प टू पॉलीमर रिएक्ट विद टू द ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर द फोर्स ऑफ द इलास्टिक। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं ना, इनकी वजह से ही जो जब हमने स्ट्रेच किया उसके बाद वो अपनी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है ना। रबर हैज़ द वेराइटी टू ऑफ यूजेस, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबर लेटेक्स, किससे बनाए जाते हैं, रबर लेटेक्स से बनाए जाते हैं, विच इज़ कोलोइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर। दिस इज़ लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द रबर ट्री। तो ये लेटेक्स किससे निकाला जाता है, रबर ट्री से निकाला जाता है, और लेटेक्स से और भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। विच इज़ फाउंड इन इंडिया, क्या मिलती है, इंडिया मिलती है, श्रीलंका में मिलती है, इंडोनेशिया में मिलती है, मलेशिया में मिलती है, एंड साउथ अमेरिका में मिलते हैं ये। नेचुरल रबर में बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर, तो नेचुरल रबर क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलीमर के जैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे बनेगा, आइसोप्रीन एंड क्या, हाँ देखो, नेचुरल रबर में बी कंसिडर्ड एज लीनियर पॉलीमर ऑफ, किसका लीनियर पॉलीमर हो सकता है, ये आइसोप्रीन 2 मिथाइल, ठीक है, आइसोप्रीन एंड इसको क्या बोलते हैं, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरा याद कर लेना है, पहले आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं इसे, या फिर हम सिस, सॉरी यहाँ पे सॉरी नहीं, सिस
बन 4 पॉली आइसोप्रीन, ठीक है, ये भी बोलेंगे। एंड आइसोप्रीन को क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल बन 3 ब्यूटाडाइन बोलेंगे। ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ जाते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे खुद देखेंगे हम। देखो देखो ये सिस है, ये सिस है ना, तो इसीलिए क्या बोला था हमने, इसे बोला था सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन बोला था, ठीक है। तो आइसोप्रीन का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज आइसोप्रीन। ओके, चलिए लेट्स मूव। The cis polyisoprene molecule consists of various chain held together by the weak van der Waals forces। तो वैसे भी van der Waals forces कैसे होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है ना, वीक van der Waals forces के थ्रू इंट्रैक्शन रहता है इनके बीच, ठीक है। थस इट कैन बी स्ट्रेच लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग के जैसा, सबने देखी रबर, ठीक है। अब देखेंगे बल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर। जो नेचुरल रबर होती है वो सॉफ्ट हो जाती है कितने टेम्परेचर पे, 335 से, ठीक है। एंड बिटेल हो जाती है कितने टेम्परेचर पे, 283 पे, ठीक है। एंड शो हाई वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इट इज़ सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होती है। एंड इज नॉन रेजिस्टेंस टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टू इम्प्रूव अपॉन दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज अ प्रोसेस ऑफ बल्कनाइजेशन is carried out. This process consists of heating a mixture of raw rubber with sulfur and appropriate additive at a temperature range between 373 to, ये याद करना है कि हमको कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, हमको टेम्परेचर चाहिए होगा 373 से 415 केल्विन, ठीक है। ऑन बल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक, ठीक है, एंड दिस द रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड एंड द रबर गेट्स, क्या लिखा है ये, स्टिफन्ड, ठीक है, स्टिफ कर देती है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, अरे ये सब पता है पुरानी बुक में लिखा नहीं है बिल्कुल भी, तो नई बुक को थोड़ा सा डेवलप कर दिया गया है। सो द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, ठीक है, 5% ऑफ सल्फर इज़ यूज्ड एज द क्रॉस लिंक्ड एजेंट। कितना यूज़ हो रहा है, 5% सल्फर यूज़ हो रही है, याद कर लो, इसे नई नई चीज़ दी है तो याद करनी है, ठीक है। तो 5% सल्फर यूज़ की जाती है, ओके। एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ बल्कनाइज्ड रबर मॉलिक्यूल आर, नीचे दिया हुआ ये सब देखो, बल्कनाइजेशन ऑफ रबर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने सल्फर का यूज़ किया है, देख लिया, ओके। अब देखेंगे सिंथेटिक रबर के बारे में बात करेंगे। सिंथेटिक रबर को बना ही रहे होंगे, है ना। सिंथेटिक रबर इज़ एनी बल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर विच इज़ कैपेबल टू गेटिंग स्ट्रेच ट्वाइस इट्स लेंथ, मतलब अपनी लेंथ से दुगना स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। हाउएवर इट इज़ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रबर बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब समझ में आ गया था। सिंथेटिक रबर आर ईदर होमोपॉलीमर हो सकती है, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव्स ऑफ कोपॉलीमर, 1,3-ब्यूटाडाइन ऑफ इट्स डेरिवेटिव अनदर अनसेचुरेटेड मोनोमर्स, ये सब बताया हुआ था ऊपर में ही, सो वही सब है, ठीक है। अब देखेंगे रबर्स, आप देखो सिंथेटिक रबर कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट दे रखा है न्यूप्रिन। न्यूप्रिन को कैसे बनाते हैं, न्यूप्रिन और पॉलीक्लोरोप्रिन, तो बस इसमें हमें बस एक आइडिया मिल जाता है, न्यूप्रिन और पॉलीप्रिन में क्या हो जाता है, क्लोरीन अटैच्ड होगा और इसका स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो ढूंढने के लिए आता है, इसमें साइड में दे रखा है क्या, नहीं इसमें साइड में दिया नहीं है वैसे, हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लोरोप्रिन का स्ट्रक्चर, या फिर अरे भाई ये तो दिया है क्लोरोप्रिन का स्ट्रक्चर, मैं भी ना। सो देखो यहाँ पे क्लोरोप्रिन का स्ट्रक्चर पूछने को आता है हमेशा, ठीक है ना, कि किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है न्यूप्रिन, ठीक है, इसलिए तो क्लोरोप्रिन याद रखना है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन कराया और बना दिया हमने न्यूप्रिन, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। इट हैज़ सुपीरियर रेजिस्टेंस ऑफ वेजिटेबल एंड मिनरल्स ऑयल, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्वेयर बेल्ट। कॉन्वेयर बेल्ट आपने देखी होंगी ना एयरपोर्ट पे, हाँ एयरपोर्ट पे होती है ना वो, जहाँ से बैग्स वगैरह वो जिस पे रख देते हैं तो वो आगे चला जाता है ना, मैं खुद नहीं गई कभी एयरपोर्ट, सही बताऊँ तो उसको बोलते हैं कॉन्वेयर बेल्ट, ओके, ठीक है। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, कॉन्वेयर बेल्ट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। एंड गैसकेट्स एंड हॉर्सेस बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बुना एस पे, ठीक है। ओह शिट, नो प्रॉब्लम गाइज, ये हट जाएगा, चलिए। बुना एस के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट बुना एस, येस ऑफ कोर्स। बुना एस एंड बुना एन के बारे में बताया, तो बुना एन इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड
एक्रेलोनाइट्राइल, ठीक है, एक्रेलोनाइट्राइल एंड बंथ्रीब्यूटाडाइन की हेल्प से, मतलब कि जोड़ जाड़ के उनका कोपॉलीमराइजेशन करा के, कोपॉलीमराइजेशन हमने बताया था ना कि डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर को यूज़ करेंगे तो उसे बोलेंगे कोपॉलीमराइजेशन। तो इसीलिए बंथ्रीब्यूटाडाइन यूज़ किया एंड एक्राइलोनाइट्राइल यूज़ किया, तो हमने बना लिया यहाँ पे ब्यूना एन बना लिया है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इट इज़ रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ पेट्रोल, हाँ, ये मतलब कि रेजिस्टिव होते हैं, एक्शन नहीं करते, पेट्रोल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए कभी आपने देखा होगा ना, हमें जैसे कि टैंक लाइनिंग उन्हीं की बनाई जाती है पेट्रोल पंप वगैरह पे, ठीक है, जैसे कि ऑयल्स ये सब के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए पेट्रोल पंप पे जो टैंक वगैरह होते होंगे ना नीचे, तो वो उसकी लाइनिंग्स उसमें पेंट कर दिया जाता होगा, ऐसे तरीके छोटा होगा, ठीक है, ओके। सो अब आ जाएंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। चलो पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को, ऐसी भी क्या बात है, इतना तो पढ़ लिया हमने। Polymer properties are closely related. Their molecular mass, size, and structure. The growth of the one polymer chain during their synthesis dependent upon the availability of monomer in the reaction mixture. Thus, polymer sample contain chain and verifying length. It has molecular mass is always expressed as an average. The molecular mass of polymer can be determined by chemical and physical methods. मतलब मॉलिकुलर मास मतलब कि मॉलिकुलर वेट डिपेंड कर सकता है कि उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं उसके हिसाब से, ठीक है ना। अब आ जाएंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पे आ जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़ेंगे अब, ठीक है, पढ़ेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स, एक सेकेंड, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स आर क्वाइट रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब कि देखो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, सोचो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो क्या है, पॉलीथीन है। तो आप खुद सोचेंगे पॉलीथीन बार बार बैन हो जाती है, फिर से खुल जाती है, फिर बैन हो जाती है, फिर खुल जाती है, क्यों हो रहा है ऐसा, बैन क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में रहती है, अगर हम उसे जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और भी जो डेंजरस गैसेस होती है ना वो निकलेंगी, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट में जाएंगी तो वो पॉल्यूशन फैलाएंगे, अगर उन्हें बाहर फेंकेंगे तो भी पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और उसे हम यूज़ इतना करते हैं ना, मतलब हर जगह तो हम यूज़ ही करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता कि ह्यूमंस ये चीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं सोचते हैं, हमेशा डिसएडवांटेजेस के बारे में पहले सोचना ज़रूरी है, सच में ज़रूरी है। तो अभी बनाने लग गए हैं वो बायोडिग्रेडेबल बैग्स चलेंगे, ठीक है, पहले ही सोच लेते हैं ना, है ना, तो इतना पॉल्यूशन क्यों होता है, तो सोचो ये बाहर पड़े रहेंगे तो गाय खाएंगी, गाय हमारे यहाँ तो खूब गाय खाती हैं, हमारे यहाँ क्या सभी जगह खाते हैं, जानवर हैं वो खा लेते हैं, वो उनके पेट में जाते हैं तो वो मर जाते हैं, और फिर ये सब चीज़ें कहाँ जाती हैं, रिवर्स वगैरह में जाती हैं, सीज़ में जाती हैं, ठीक है, ये पूरा इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम देखेंगे पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, है ना, और इसे क्या बोलेंगे, PHBP, या फिर को बीटा हाइड्रोक्सी बेलरेट, और इसके जो अलग अलग नाम है ना ये भी आते हैं। तो ये आता है कि क्या मतलब कि इसमें आ जाता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड के साथ बनाएंगे हम, बी क्या बन जाएगा, PHBB बन जाएगा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, ठीक है। तो PHBB इज़ यूज टू स्पेशलिटी पैकेजिंग, ठीक है, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, ये सब किस में यूज़ करते हैं हम, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, मतलब कि सर्जिकल के टाइम पे ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस या फिर ऑर्गन्स वगैरह ये सब के लिए, ठीक है। कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग, है ना, PHBB अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन कर देता है ये, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब आ जाएंगे नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। इट इज़ अन अल्टरनेटिंग पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है, एंड अमीनो कोप्रोइक एसिड, ठीक है, एंड इज़ बायोडिग्रेडेबल, ये है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ग्लाइसिन एंड अमीनो कोप्रिक एसिड से, ठीक है। अब देखो अरे चैप्टर लास्ट हो गया, बड़ी जल्दी लास्ट हो गया, वैसे भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है ना। सो पॉलीमर्स ऑफ
कमर्शियल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे देखेंगे पॉलीमर्स और कमर्शियल इम्पोर्टेंस। यहाँ पे ये चार्ट दे रखा है, बहुत ही सही चार्ट दे रखा है, एकदम शॉर्ट दे रखा है, सब कुछ याद कर लेंगे फटाक से हम। ठीक है, पहले दे रखे हैं यहाँ पे नाम दे रखा है पॉलीमर्स का, मोनोमर्स दे रखे हैं, स्ट्रक्चर एंड यूजेस दे रखे हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलीप्रोपीन। तो प्रोपीन से ही बनेगा पॉलीप्रोपीन। इसे हाफ हाफ काट दो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैथ है प्रोप, तो ये किसका है, प्रोप का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एन लगा है, मतलब कि बहुत सारे हैं ये प्रोपीन नंबर में, तो ये क्या बनाएगा, पॉलीप्रोपीन बना लेगा। और पॉलीप्रोपीन का यूज़ किस में करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इससे रोप्स बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, पाइप्स एंड फाइबर्स बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पॉलीस्टायरीन, ये इसका मोनोमर होता है स्टायरीन। ठीक है, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर है, दे रखा है। ठीक है, इससे क्या बनाते हैं, इंसुलेटर्स बनाते हैं, रैपिंग मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज़, रेडियो एंड टेलीविज़न कैबिनेट्स बनाने में काम होता है। फिर आ जाते हैं पीवीसी, ये कैसे बनाते हैं, विनाइल क्लोराइड से बनाते हैं। इसका ये डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चर करते हैं, रेन कोट्स बनाते हैं। ठीक है, हैंड बैग्स एंड विनाइल फ्लोरिंग एंड वाटर पाइप्स बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो इसके दो मोनोमर्स हैं, यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर आता नहीं है वैसे। ठीक है, फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लिप्टल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पैथेलिक एसिड के साथ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं पेंट एंड लिक्विड्स। ठीक है, अब लास्ट वन हमारा आ जाता है बैकेलाइट कैसे बनाते हैं, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के साथ बनाते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। एंड इसका बनाते हैं कोम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड हैंडल्स बनाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर डिस्क बनाते हैं, और ये सब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ समरी में चीज़ें दे रखी हैं, वही रिपीट कर रखी हैं वैसे। तो यहाँ पे देखो जैसे कि एडिशन पॉलीमर और चेन ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन वाले तक। तो फ्री रेडिकल, हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं पढ़ी। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में दे रखा है। ठीक है, बाई फंक्शन, और ये इसको भी समरी को एक बार हम पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, पहले देखते हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहाँ पे, फ्री रेडिकल रिएक्शंस दे रखी होंगी। चैप्टर ही ऊपर निकल आया। हाँ देखो, ये दे रखा है पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, फ्री रेडिकली का मतलब होता है कि उसके पास में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हमेशा ये क्या रहेगा, अकेला रहेगा, तो इसे बोलेंगे हम फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल हो जाएगा, इसे फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो फ्री रेडिकल की ना 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है क्या, चेन इनिशिएशन स्टेप हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है चेन प्रोपागेटिंग स्टेप होता है, एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होता है। तो यही स्टेप दे रखे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, बेंजोल पेरोक्साइड है, इससे क्या बना रहे हैं, फिनाइल फ्री रेडिकल बना दिया। ये देखो, इससे यहाँ पे चला गया, इससे यहाँ पे चला गया, और देखेंगे तो यहाँ पे मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेडिकल क्रिएट हो गया, उसके बाद में हमने फिनाइल रेडिकल बना दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही हमने रिएक्शन कराया है बेंजीन से। ठीक है, ये थाइलिन है, और यहाँ पे भी हमने फ्री रेडिकल का पूरा एक कंपाउंड जनरेट कर दिया है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं हम चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। ठीक है, प्रोपागेटिंग का मतलब क्या है, प्रोपागेट कर रहा है। ये देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। कभी भी एक चीज़ याद रखेंगे, उसके बाद में चेन टर्मिनेशन दे रखा है यहाँ पे। अगर कभी भी मतलब एक चीज़ याद रखेंगे हम, अगर एक फ्री रेडिकल मिलेगा दूसरे फ्री रेडिकल से, तो एक नॉर्मल कंपाउंड क्रिएट कर लेता है। ठीक है, सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ मतलब समझ नहीं आया है और आपको अच्छा लगा या नहीं, ये भी बता दें। ठीक है ना, और इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।